ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिप्रेरणा। ये कार्यक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, प्रबंधन के नियम और संगठनात्मक व्यवहार की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, लीजिए सुनिए प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिप्रेरणा। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। नमस्कार छात्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा इस विषय पर। अभिप्रेरणा के इस प्रथम भाग में हम विशेष रूप से आपको ये बतलाना चाहेंगे कि हम और आप जो भी व्यवहार करते हैं उस तरह का व्यवहार हम क्यों करते हैं, यह जानने में अभिप्रेरणा हमारी बहुत मदद करता है। अभिप्रेरणा यह विषय प्रबंधन में डिप्लोमा, प्रबंधन के नियम तथा संगठनात्मक व्यवहार इस प्रथम प्रश्न पत्र की चौथी इकाई में दिया गया है। इस चर्चा सत्र के पश्चात आप अभिप्रेरणा का स्वरूप जान पाएंगे, अभिप्रेरणा को परिभाषित करेंगे, अभिप्रेरणा की विशेषताएं बतलाएंगे, अभिप्रेरणा के कारक वर्णित करेंगे, अभिप्रेरणा के मॉडल की व्याख्या करेंगे तथा अभिप्रेरकों के प्रकार समझेंगे। छात्रों, क्या आपने कभी अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यवहार के पीछे क्या कारण है उसे समझने की कोशिश की है? मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। हम लोग कई बार टीवी में देखते हैं हवाई करतब, हैरत अंगेज़ करतब दिखाने वाले जो जांबाज है वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल के वह काम कर दिखाते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि घंटों तक पहेली को सुलझाते रहते हैं थकान होने के बावजूद। अब भला ऐसे व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है? या फिर चलिए आपके संगठनात्मक व्यवहार का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। जब लगातार कई दिनों तक कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका वह व्यवहार कई दिनों तक लगातार वैसा ही चलता रहता है। इन सब व्यवहार के पीछे कारणों को समझने में अभिप्रेरणा हमारी बहुत सहायता करता है और यही कारण है कि संगठनात्मक व्यवहार में आजकल अभिप्रेरणा को जानना, अभिप्रेरकों के प्रकार को और अभिप्रेरणा को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, उसकी चर्चा बहुतायत रूप से पाई जाती है। अब हम अभिप्रेरणा का स्वरूप जानेंगे। अभिप्रेरणा एक शक्ति है जो व्यवहार को दिशा निर्देशित करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति और परिस्थिति की अंतर्क्रिया का परिणाम है। तीसरी बात, अभिप्रेरणा स्तर में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं और एक ही व्यक्ति के प्रेरणा स्तर में भी भिन्न भिन्न समय यानी भिन्न भिन्न अवसर पर बदलाव आ सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभिप्रेरणा स्तर में भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न अवसर पर कैसे बदलाव आ सकते हैं। आप ही का उदाहरण ले ले छात्रों। जैसे कोई एक विषय पढ़ना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, उस विषय की पुस्तक हाथ में लेते ही नींद के झोंके आने लगते हैं और लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इसको रख दो।
लेकिन मान लीजिए कोई आपका दूसरा पसंदीदा विषय या कोई पसंदीदा उपन्यास आपके हाथ में लग जाए तो वो जो बोरियत है वो चुटकी में दूर हो जाती है और घंटों आप उसी एक पुस्तक में खोए रहते हैं। यानी कि आपके प्रेरणा स्तर में पहले बहुत कमी थी जब आपको रुचिकर विषय पढ़ने को नहीं मिल रहा था, और बाद में जब आपको रुचिकर विषय पढ़ने का अवसर मिला तो आपके प्रेरणा स्तर में अपने आप बढ़ोतरी आ गई। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति के प्रेरणा स्तर में भी भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न अवसर पर बदलाव आ सकते हैं, और ये कोई बहुत नई बात आपके लिए हमारे लिए नहीं है, हम सब लोग इससे बखूबी परिचित भी है। एक और बात यहाँ मुझे स्पष्ट करनी है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति और परिस्थिति की अंतर्क्रिया का परिणाम है। वास्तव में कुछ लोग ये मानते हैं कि अभिप्रेरणा एक वैयक्तिक विशेषता है, इट इज़ अ पर्सनल ट्रेट, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि यदि हम इस बात को सही माने और किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को आलसी लेबल कर दे, तो क्या वो व्यक्ति हमेशा के लिए आलसी है? ऐसा तो नहीं होता। यानी कि कुछ परिस्थिति के भी कारक होते हैं जो कि व्यक्ति को अभिप्रेरित कर सकते हैं, और वही व्यक्ति जो कि जिसे हम पहले आलसी कह रहे थे, वही व्यक्ति बहुत सक्रिय व्यवहार अब दिखा सकता है। अभिप्रेरणा को यदि हमें औपचारिक रूप से परिभाषित करना होगा तो इसकी परिभाषा इस तरह दी गई है। छात्रों, आपके पास पेन, पेंसिल, कागज़ ज़रूर होगा, लिख लीजिए इस बात को। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों में तीव्रता, दिशा व सातत्य बनाए रखती है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट अकाउंट्स for an individual's intensity, direction and persistence of effort towards attaining a goal। तो मुख्य रूप से हमने इस परिभाषा में ये जाना कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों की तीव्रता, उसकी दिशा तथा उसमें सातत्य बनाए रखती है। और ये जो प्रयास है, वे प्रयास किसी लक्ष्य को पाने के लिए किए जाते हैं। प्रेरणा की विशेषताओं की अब हम चर्चा करें। यह एक आंतरिक अवस्था है, अर्थात प्रेरित व्यक्ति की क्या अवस्था है वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये एक अंदरूनी स्थिति होती है, आंतरिक शारीरिक अवस्था होती है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से कभी कभी प्रकट होती है। दूसरा पॉइंट, प्रेरित व्यक्ति सक्रिय होकर व्यवहार करता है। जब भी व्यक्ति प्रेरणा से भरपूर होगा तो वह व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय रूप से बैठा नहीं रहेगा, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करेगा। तीसरा बिंदु है, व्यवहार निश्चित दिशा में निर्देशित होता है। अब यहाँ जो दिशा से हमारा तात्पर्य है वो ये है कि व्यक्ति जिस कार्य को प्राप्त करने के लिए, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित हुआ है, उसी लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में उसका व्यवहार पाया जाएगा, और लक्ष्य प्राप्ति तक व्यवहार निरंतर बना रहता है। यह बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने से पहले ही कुछ लोग अपने जो दिशा निर्देशित व्यवहार है उसको समाप्त कर देते हैं, अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयासों को विराम दे देते हैं। प्रेरणा के जो 3 कारक हैं उनको हम इस प्रकार रख सकते हैं। पहला है तीव्रता या इंटेंसिटी, यानी कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों की तीव्रता कितनी है, कितनी प्रबलता है उन प्रयासों में। क्या एक प्रयास में असफल होने पर व्यक्ति
और भी अधिक व्याकुल होकर के उन्हीं प्रयासों में लगा हुआ है, कोई दूसरा तरीका खोज रहा है। दूसरा है दिशा और तीसरा है सातत्य। तो तीव्रता यानी इंटेंसिटी, दिशा यानी डायरेक्शन और सातत्य यानी परसिस्टेंस, ये 3 अभिप्रेरणा के कारक है। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। तीव्रता से तात्पर्य है व्यक्ति कितना प्रयासरत है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और भूख के कारण वो व्यक्ति सक्रिय हो जाता है भोजन को प्राप्त करने के लिए। अब भोजन पाने के लिए वह प्रयास करेगा, अपने घर जाएगा, भोजन ढूंढेगा। मान लीजिए भोजन बना हुआ नहीं है तो किसी होटल में जाएगा। वहाँ यदि खाने का समय समाप्त हो चुका है तो हो सकता है कि किसी आसपास की फलों की दुकान पे चला जाए, कुछ खा ले, कुछ पी ले और अपनी भूख को मिटाने का प्रयास करे। तो ये हो गए व्यक्ति के प्रयास तीव्र है। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करती है। वास्तव में जो व्यक्ति अपने प्रयासों में तीव्रता नहीं लाते, वो बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो कार्य उनके लिए संभव नहीं था। किंतु प्रयासों के दिशा को थोड़ा और यदि तीव्र किया जाए तो हो सकता है कि जो असंभव चीज़ मालूम हो रही है वो चीज़ संभव हो जाए। दूसरा कारक है दिशा यानी डायरेक्शन। विभिन्न प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति की ओर उन्मुख होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि कई व्यक्ति बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, किंतु उन प्रयत्नों की दिशा क्या है? चलिए इसको हम समझते हैं। एक व्यक्ति है और यहाँ उसका लक्ष्य है, वो इस लक्ष्य तक कैसे पहुँच रहा है ये जाने। उसने कुछ प्रयास किए और प्रयास किए, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है वह व्यक्ति, और अधिक प्रयास किए और वह व्यक्ति लक्ष्य तक पहुँच गया। अब यहाँ पर व्यक्ति जो लक्ष्य तक पहुँचा है उसका कारण सिर्फ प्रयास नहीं है बल्कि प्रयासों की सही दिशा है। प्रयास तीव्रता से किए गए थे और उनकी दिशा भी सही है। अब इसके विपरीत हम देखते हैं, व्यक्ति है, लक्ष्य तक उसको पहुंचना है लेकिन अपने लक्ष्य से दूर होता जा रहा है। आप देखेंगे लक्ष्य यहाँ है, प्रयास कहीं और दिशा में हो रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक चुका है। तो इसलिए अभिप्रेरित व्यवहार हम उसे ही कहेंगे जो कि लक्ष्य की ओर उन्मुख है। लक्ष्य की ओर उन्मुख है अर्थात उनकी सही दिशा हो, वही व्यवहार अभिप्रेरित व्यवहार कहलाएगा। ये मित्रों मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा आपके साथ इसको शेयर करूं। यदि आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपको ही ये मालूम नहीं है आपको जाना कहाँ है। आप अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं और हो सकता है कि सही रास्ता आपके सामने हो पर आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, आपको पता नहीं है आपका लक्ष्य क्या है, इसलिए आप रास्ता भी सही नहीं चुन पाएंगे। सातत्य, परसिस्टेंस यानी बाधाओं के होते हुए भी प्रेरित व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है। निरंतर प्रयास होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से प्रयासों से अपना हौसला खो देते हैं और सोचते हैं कि ये कार्य तो मुझसे नहीं होगा, इस लक्ष्य की प्राप्ति मुझसे नहीं होगी। सफलता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जबकि असफलता आपको सबक देती है। दोनों ही बातें जिंदगी की पहेली सुलझाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि देखिए होता यह है, जिस व्यक्ति को कई बार सफलता मिली है, यदि एक आध बार उसको असफलता मिलती है तो वो हौसला खो देता है। पर असफलता से हमें ये पता चलता है कि हमारे मार्ग की क्या बाधाएं हैं और हम उनको दूर करने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए असफलता हमें सबक देती है और उस सबक को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे और अधिक कार्य करेंगे, सक्रिय होंगे, प्रयास करेंगे तो हमें बराबर सफलता मिलेगी। एक बात मुझे याद आई, मैंने कहीं पढ़ा था कि थॉमस एडिसन ने
जब अपनी खोज की थी उसके पहले करीब 10,000 बार उनको असफलता का सामना करना पड़ा था। तो यदि वे ये सोचते कि निरुत्साहित हो जाते कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि हम सबको उस आविष्कार का लाभ नहीं मिलता जो कि इन दिनों हम जिससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये कोटेशन थॉमस एडिसन का ही है। मेनी ऑफ लाइफ्स फेल्यूर्स आर दोज व्हेन पीपल डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वेयर टू सक्सेस व्हेन दे गेव अप। तो जब भी हम प्रयत्न करना छोड़ दें, एक बात ध्यान रखें, हो सकता है कि अब आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुँचे हो और थोड़ा सा यदि आप हौसला रखें तो हो सकता है कि अगले ही प्रयास में सफलता आपको मिल सकती थी। प्रेरणा का मॉडल अब हम वर्णित करेंगे। इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रेरणा उत्पन्न होती है और किस प्रकार आगे एक एक करके उसकी चेन बनती जाती है। सबसे पहली बात है यहाँ पर आवश्यकता। देखिए, जब तक आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी तब तक व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा। कहा भी जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब हमें आवश्यकता उत्पन्न होगी, उस आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति के हेतु व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करेगा। परिपूर्ति हेतु चुनाव। यहाँ चुनाव से तात्पर्य यह है कि जो एक्शंस, जो क्रियाएं करनी है उसका व्यक्ति चयन करता है कि मेरी ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता इन उपायों से पूरी हो सकती है, और वह एक एक करके उन विभिन्न उपायों के बारे में सोचता है। फिर उसके बाद है लक्ष्योन्मुख व्यवहार, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यानी कि व्यक्ति ने जो व्यवहार के बारे में सोचा है कि मैं ये करके देखूं, वहाँ करके देखूं, वो एक एक करके वो व्यवहार अपना के देखता है। नेक्स्ट है, चौथा स्टेप है यहाँ पर व्यवहार का मूल्यांकन। फिर व्यक्ति अपने ही द्वारा किए गए एक एक व्यवहार को इवैल्यूएट करता है कि कौन सा उसका व्यवहार सफल रहा, कौन सा व्यवहार असफल रहा। पुनर्बलन यानी पुरस्कार या दंड, मतलब व्यवहार के मूल्यांकन से उसे क्या पता चला, क्या वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ा या कि उल्टे उसको कुछ दंड ही भुगतना पड़ा, उसकी कुछ हानि हुई। और फिर लास्टली आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन, मतलब वो ये देखता है कि हमारी कितनी आवश्यकता पूरी हो पाई है। इसी मॉडल को छात्रों एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। चलिए आपका पढ़ाई का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिएगा कि परीक्षा नज़दीक आ रही है और आपके पास एक विषय के आवश्यक जो नोट्स है वह उपलब्ध नहीं है, आपके पास उसकी पुस्तक भी नहीं है। और अब जब आप सोचते हैं कि चलो मैं इधर उधर से कहीं से पुस्तक को जुटाऊं, तो आप विभिन्न बुक स्टोर्स पर जाते हैं और पता करते हैं कि क्या ये पुस्तक मुझे मिल सकती है। आपको पता चलता है कि नहीं, वो पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो ये आपने लक्ष्योन्मुख व्यवहार किया कि आप पुस्तकों की दुकान में गए और आपने जानना चाहा कि क्या आपको वह पुस्तक मिल सकती है या नहीं, और आपको पता चला कि अब वो पुस्तक आपको मिल नहीं सकती। अब आपने कुछ और अल्टरनेटिव सोचा होगा कि आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई अच्छा दोस्त है जिसके पास उस विषय के पूरे नोट्स हैं और वह रोज़ कक्षा में भी जाता था। तो अब आप ये दूसरा उपाय अपना सकते हैं कि आप उस मित्र का घर ढूंढें, उस मित्र के घर पहुँचे और उसको अच्छी तरह प्रॉमिस करके, अच्छे से समझा बुझा के और मना के आप उसके पास से वो चीज़ें ले आए और उनको पढ़ लें। तो फिर आपकी ये जो आवश्यकता थी कि आपको आवश्यक विषय के नोट्स आपके पास उपलब्ध नहीं थे, वो आपकी आवश्यकता पूरी हो गई। तो लगभग हर एक प्रेरणा में हम यही मॉडल देखेंगे कि कोई ना कोई आवश्यकता पहले उत्पन्न होती है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है और उन व्यवहार से उसको जो पुनर्बलन
मिलता है, चाहे पुरस्कार हो चाहे दंड हो, उनको वो ध्यान में रखता है और उसके बाद फिर वो अगले किसी वैकल्पिक व्यवहार के बारे में सोचता है। अब हम देखते हैं, इन्हीं बातों को यहाँ पर बिंदुओं के रूप में मैंने रखा है। सबसे पहला है आवश्यकता की उत्पत्ति, दूसरा है क्रियाशीलता व तनाव में वृद्धि। जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो व्यक्ति सक्रिय हो जाता है। सक्रिय इसलिए क्योंकि अंदरूनी तनाव वह महसूस करता है अपनी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और इसलिए वह क्रियाशील हो जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य के लिए वह विभिन्न उपाय करेगा, फिर उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है संतुष्टि का अनुभव, क्योंकि जब एक बार व्यक्ति को वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो वह संतुष्टि का अनुभव करता है, और उसमें उसे जो भी प्रोत्साहन देने वाले जो कारक मिले हैं, जो भी पुनर्बलन वाले कारक मिले हैं, उनका भी वह मूल्यांकन करता जाता है। जैसे अभी मैंने जो आपको उदाहरण समझाया था कि उस मित्र के पास से यदि आपको अपने वांछित नोट्स मिल जाते हैं जिनसे कि आप अपनी पढ़ाई भली भांति कर सके, तो यहाँ पर आपको जो रीएनफोर्समेंट मिला है वो ये है कि वो व्यक्ति आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने कि कठिनाई में आपकी सहायता की थी, और आगे भी कभी आप उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ जो पुनर्बलन या लक्ष्य की बात हो रही थी उसको थोड़ा सा और विस्तार में आपको बताना भी ज़रूरी है। पुनर्बलन या लक्ष्य धनात्मक भी हो सकते हैं। धनात्मक लक्ष्य को व्यक्ति पाने का प्रयास करता है, धनात्मक लक्ष्य को पाने का प्रयास करता है, और कभी कभी ये लक्ष्य ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ऋणात्मक लक्ष्य से वह हमेशा बचने का प्रयास करेगा, क्योंकि ऐसे जो लक्ष्य है, जो निगेटिव है, ऋणात्मक है, वो उसको कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, दंड है या बुरे अनुभव है, तो इनसे व्यक्ति हमेशा बचना चाहेगा। अब हम आते हैं प्रेरणा के प्रकार पर। प्रेरणाएं दो प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं। पहला प्रकार जो है वो है जन्मजात या इनबॉर्न, दूसरा है अर्जित या एक्वायर्ड। हम जन्मजात प्रेरणा को शारीरिक या फिजियोलॉजिकल प्रेरणा भी कह सकते हैं, या जैविक यानी बायोलॉजिकल प्रेरणा भी कह सकते हैं। अर्जित प्रेरणा को हम सामाजिक प्रेरणा या सोशल मोटिव भी कह सकते हैं। जन्मजात प्रेरक कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा आप लोगों को होगा, लेकिन यदि विस्तार से हमें इस बात को समझना है तो हम इसको यूँ कहेंगे, जन्मजात प्रेरक शारीरिक समस्थिति को बनाए रखते हैं। अब यहाँ ये जो समस्थिति वाली बात है, इससे मेरा तात्पर्य है होमियोस्टेसिस। हमारे शरीर की जो आंतरिक स्थिति है, जब हमारे अंदरूनी सभी अंग भली भांति सुचारू रूप से अपना काम कर रहे होते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो होमियोस्टेसिस की स्थिति शरीर में बनती है। तो इस होमियोस्टेसिस को बनाए रखना यह काम शारीरिक प्रेरकों का है। समस्थिति न होने पर ये जन्मजात प्रेरक उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने पर प्राणी को उद्दोलन का अनुभव होता है। उद्दोलन मतलब अराउजल। व्यक्ति को बेचैनी या तनाव महसूस होता है, और यही कारण है कि वह व्यक्ति उन प्रेरकों की पूर्ति के लिए प्रयास करने लगता है। यह प्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। प्रजाति के सभी सदस्यों में ये समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। अनार्जित अर्थात यह प्रेरक सीखे नहीं जाते। इन प्रेरकों के मुख्य प्रकार है भूख, प्यास, यौनिच्छा व निद्रा। अब दूसरा जो प्रकार है प्रेरकों का, वे है अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक जन्मजात न होकर सीखे जाते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, सामाजिक परिस्थिति से प्रभावित होते हैं, और इनके मुख्य प्रकार है उपलब्धि यानी अचीवमेंट, संबद्धता मतलब जुड़ाव की इच्छा या जुड़ाव की प्रेरणा, एफिलिएशन मोटिव, अनुमोदन दूसरों से स्वीकृति पाना, अप्रूवल मोटिव, सत्ता यानी पावर मोटिव, और आक्रामकता यानी एग्रेशन मोटिव। तो छात्रों, ये जितने भी प्रकार के
अर्जित प्रेरक है, ये सभी प्रेरक परिस्थिति का परिणाम है। हम जब समाज में रहते हैं, हमारे दूसरे लोगों के साथ विभिन्न प्रकार की अंतर क्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप ही ये प्रेरक उत्पन्न होते हैं। अब हम आते हैं एक विशेष बात पर, जो कि संगठनात्मक व्यवहार में आपको मैं समझाना चाह रही थी कि प्रेरणा का बहुत अधिक महत्व है। और विशेष रूप से हर एक उद्यमी, हर व्यवसाय ये चाहता है कि उसके जो कर्मचारी है वो अभिप्रेरित हो। अभिप्रेरित जब होंगे तब बेहतर काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उस उद्योग में निष्पादन स्तर भी बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं प्रेरणा का क्या महत्व है। प्रेरित व्यवहार की विशेषताएं। उच्च स्तरीय गुणवत्ता। जब व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता है तो निश्चित रूप से वो जो कार्य भी करता है उसमें क्वालिटी का अंतर दिखाई देगा। हाई लेवल ऑफ क्वालिटी। दूसरा, अधिक उत्पादन। जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो बेहतर होता है। कार्य में कर्मचारी रुचि लेने लगते हैं। जो भी योजनाएं उस उद्योग में बनी हैं, उन योजनाओं को सफलता मिलती है। समूह के अन्य सदस्यों में भी प्रेरणा का संचार होता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी स्पष्ट किया था आपको, कुछ प्रेरणाएं अर्जित भी होती है, एक्वायर होती है। और सामाजिक परिस्थिति में एक व्यक्ति दूसरों को देखकर उनको खुद भी ग्रहण करता है। तो यही कारण है कि जब समूह के कुछ लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं और उन्हें पुनर्बलन यानी इंसेंटिव यानी पुरस्कार मिलते हैं, तो अन्य सदस्यों में भी प्रेरणा का संचार होने लगता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि कौन से बातें कर्मचारियों के लिए प्रेरक हो सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा एक बहुत बड़ा प्रेरक है, परंतु ऐसा नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें प्रेरणा का कारण बन सकती हैं। हो सकता है कि किसी सदस्य के लिए, किसी कर्मचारी के लिए अन्य सदस्यों के साथ काम करना यानी टीम वर्क भी एक प्रेरक हो सकता है। कभी किसी दूसरे सदस्य के लिए लीडरशिप भी एक प्रेरणा का कारण हो सकती है। और किसी अन्य सदस्य के लिए रुचिकर कार्य यदि हो तो इंटरेस्टिंग टास्क भी उसके लिए एक प्रेरक बन सकता है। मेरे इस कथन का आशय कदापि ये नहीं है कि पैसा अपने आप में प्रेरक नहीं है। प्रेरक ज़रूर है, परंतु ऐसा नहीं कि पैसा अन्य बातों से ऊपर आएगा। वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक है। सारांश में मित्रों, आज हमने जिस बात की चर्चा की थी उसमें मुख्य रूप से ये बातें थीं कि हमने सबसे पहले अभिप्रेरणा के स्वरूप के बारे में चर्चा की। दूसरे, हमने अभिप्रेरणा की परिभाषा देखी। तीसरा, अभिप्रेरणा की विशेषताओं की चर्चा की। अभिप्रेरणा के कारकों को आपने जाना, तीव्रता, दिशा और सातत्य, परसिस्टेंस। अभिप्रेरणा के मॉडल की हमने व्याख्या की कि किस प्रकार सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है और आवश्यकता के बाद में फिर व्यक्ति अपने विभिन्न व्यवहारों को चुनता है और विभिन्न व्यवहारों को चुनने के बाद में लक्ष्योन्मुख व्यवहार तक पहुंचने की कोशिश करता है। और जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो फिर अभिप्रेरित व्यवहार भी समाप्त हो जाता है। अभिप्रेरकों के प्रकार हमने जाने। अभिप्रेरकों के प्रकारों में विशेष रूप से हमने ये चर्चा की थी कि अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात और दूसरे अर्जित या सामाजिक अभिप्रेरक। तो अब आप लोगों के लिए कुछ मैं प्रश्न देना चाहती हूँ। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। दूसरा, अभिप्रेरणा के कारकों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, अभिप्रेरणा के मॉडल की चर्चा कीजिए। और अभिप्रेरक कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो छात्रों, अभिप्रेरणा के इस प्रथम भाग में हमने जो चर्चा की मुख्य रूप से अभिप्रेरणा के स्वरूप और विशेषताओं को लेकर थी। अब हम अभिप्रेरणा के दूसरे भाग में मैकग्रेगर की थियरी
और मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, इनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रबंधन विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अभिप्रेरणा। आज आपने इस कार्यक्रम का पहला भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर वीणा दाणी। निवेदिका थी फरजाना खान। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NIT TTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।